brought to you by Infinix. There were reports that you had suspended talks. No, that's not true. Not true. So you think, if you were to characterize it, are you close? Every day we get closer. ये थे सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS, जो बता रहे थे इजराइल के साथ समझौता अंतिम चरण में है। ये कौन सा समझौता है? आपस में संबंध सुधारने का? इसे सऊदी अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन टॉक का नाम दिया गया है। जानकार बताते हैं, अगर डील सफल हुई तो मिडिल ईस्ट हमेशा के लिए बदल जाएगा। भारत के संदर्भ में कहें तो वेस्ट एशिया। लेकिन दोनों देश तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं, फिर वे हाथ क्यों मिला रहे हैं? इससे दोनों को क्या फायदा होने वाला है? इस डील में अमेरिका का क्या रोल है और ईरान इस डील से क्यों नाराज हो गया है? नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज विस्तार से बात करेंगे दो जानी दुश्मनों की जो दोस्त बनने की कगार पर हैं। आज बात करेंगे सऊदी अरब और इजराइल के संबंधों की। सबसे पहले ये नक्शा देखिए। एशिया महाद्वीप के पश्चिमी छोर की तरफ बढ़ते हुए सऊदी अरब पड़ता है। आकार में वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश। इसकी उत्तरी सीमा जॉर्डन से लगती है। जॉर्डन के ठीक बाद इजराइल शुरू हो जाता है। इजराइल और सऊदी अरब के बीच सबसे छोटी दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर की है, लेकिन किसी इजरायली एयरलाइंस को इसे पार करने में पूरे 72 बरस लग गए। दरअसल 2020 में अब्राहम एकॉर्ड्स हुए थे। इसके तहत इजराइल ने बहरीन और यूएई के साथ दोस्ती की थी, डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए थे, एक दूसरे के यहाँ एम्बेसी खोलने का फैसला भी किया था, आपस में पासपोर्ट्स को मान्यता भी दी थी। लेकिन एक पेच फंस गया। बहरीन और यूएई जाने का सीधा रास्ता सऊदी अरब से होकर गुजरता था। तब अदनर खान ने मदद मांगी गई। फिर सऊदी सरकार ने अपनी हवाई सीमा इजराइल की एयरलाइंस के लिए खोल दी थी। इसलिए हमने आपसे कहा 72 बरस का फासला 16 किलोमीटर की दूरी को लांघने में। यह पहला मौका था जब सऊदी अरब ने खुले तौर पर इजराइल की कोई मदद की थी और तभी से यह चर्चा चलने लगी थी कि ये दोनों देश आपस में साथ आ सकते हैं। 3 बरस बाद इसकी सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज है। दोनों देश कह रहे हैं कि बहुत जल्द इसकी औपचारिकताएं पूरी कर ऐलान कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, आधुनिक सऊदी अरब जो 1932 में बना और इजराइल जिसकी स्थापना 1948 में हो चुकी है, तो इन दोनों में दोस्ती क्यों नहीं थी? इसकी 2 बड़ी वजहें रही। पहली वजह, फिलिस्तीन। 1947 में यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीन का पार्टीशन प्लान पेश किया गया, जिसमें यहूदियों के लिए इजराइल की स्थापना का प्रस्ताव था। सऊदी अरब ने इसके विरोध में वोटिंग की थी, फिर भी प्रस्ताव पास हो गया और मई 1948 में इजराइल बन गया। अगले ही दिन इस देश के बनने के अरब देशों ने अपनी सेना भेज दी। इसमें सऊदी अरब भी शामिल था। उसने 1973 के अरब इजराइल युद्ध में भी अपनी सेना उतारी थी। यानी सऊदी अरब और इजराइल के बीच लड़ाइयां, जंग हो चुकी हैं उसके बनने से लेके अगले 2-2.5 दशक तक। वेस्ट बैंक का जो इलाका है इजराइल का, वहां से इजराइल की वापसी की मांग भी सऊदी अरब करता रहा है लगातार। वेस्ट बैंक एक समय तक फिलिस्तीन का हिस्सा हुआ करता था। 1968 में इजराइल ने वहां पर कब्जा कर लिया था और अपने सेटलमेंट सबसे लगातार बना रहा है। सऊदी अरब ने इसका विरोध किया था। तो ये तो एक वजह हो गई, लड़ाई की पृष्ठभूमि। दूसरी वजह, मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप। इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना सऊदी अरब में है। सऊदी अरब खुद को पूरे मुस्लिम जगत का नेता बनाकर पेश करता है, लेकिन अधिकतर मुस्लिम बहुल देश इजराइल को जानी दुश्मन मानते हैं। इस वजह से भी सऊदी अरब इजराइल के साथ जाने से बचता रहा। ये तकरार लंबे समय तक कायम रही, लेकिन 2011 में स्थिति बदली। मिडिल ईस्ट में अरब क्रांति हुई, बरसों से कायम सरकारों का पतन हुआ। अरब स्प्रिंग की चिंगारी सऊदी अरब में भी पहुंची, लेकिन वो तब बच गया। वहां सऊद वंश का शासन बरकरार रहा। तब इजराइल को सऊदी अरब का रुतबा समझ में आया। फिर उन्होंने अपना टोन डाउन करना शुरू किया। इसके बाद कई ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसमें उन्हें करीब लाने में जिसने मदद की। 3 ऐसे हालात के बारे में जानिए। पहला, ईरान। ईरान इजराइल और सऊदी अरब का साझा दुश्मन रहा है। एक वजह धार्मिक मतभेद है। ईरान को इस्लाम की शिया धारा का लीडर माना जाता है, जबकि सऊदी अरब को सुन्नी धारा का। दोनों पूरी दुनिया के मुसलमानों का प्रतिनिधि बनने का दावा करते हैं। इसके अलावा अरब स्प्रिंग के बाद दोनों ने अलग अलग देशों में प्रॉक्सी वॉर भी लड़े हैं, तो उनके हित वहां भी टकराते हैं।
इसी तरह इजराइल भी ईरान के खिलाफ रहा है। ईरान ने इजराइल को मिटाने की धमकी दी है, उस पर न्यूक्लियर वेपन बनाने के आरोप भी लगते हैं। इजराइल कहता है ये हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। इसके अलावा ईरान हिजबुल्लाह और दूसरे इजराइल विरोधी गुटों को भी सपोर्ट देता है। इसका बदला लेने के लिए इजराइल ने भी ईरान पर हमले किए हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इन हमलों में सऊदी अरब ने उसकी मदद की, हालांकि दोनों प्रकट तौर पर इससे इनकार करते हैं। सऊदी अरब और इजराइल साथ मिलकर ईरान के खतरे को काउंटर कर सकते हैं उन देशों के हिसाब से। दूसरी वजह, अब्राहम एकॉर्ड्स। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इजराइल की बहरीन और यूएई के साथ दोस्ती कराई थी। बाद में मोरक्को और सूडान भी इसमें शामिल हुए। ये सभी मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब को अलग थलग पड़ने और वेस्ट का सपोर्ट छीनने का तब डर हुआ और तब उसने इजरायली एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस भी खोलने में देर नहीं की और बैक चैनल टॉक्स भी शुरू की। तीसरी वजह, चीन की चुनौती। मार्च 2023 में ईरान और सऊदी अरब ने 7 बरस बाद आपस में डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए, जिसके पीछे चीन था। फिर चीन ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद सुलझाने की भी पेशकश की। ये अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती थी और तब अमेरिका ने अपनी कोशिशें तेज की और अब इसका नतीजा सामने आ रहा है। इस विषय को और समझने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वेस्ट एशियन स्टडीज के प्रोफेसर ए.के. मोहापात्रा से पूछा, इस डील से सऊदी अरब और इजराइल के कौन से हित जुड़े हैं? जरूरत पड़ी दो चीज के लिए। एक तो इजराइल और सऊदी अरेबिया के एक उसको राइवल कहिए, दुश्मन कहिए, लेकिन उस वेस्ट एशिया रीजन में दोनों के एक कॉमन राइवल है कि दुश्मन है, वो ईरान। ईरान एक पर्शियन जो स्पीकिंग लोगों का है, एक उसके पीछे बहुत बड़ी सभ्यता है, जैसे इंडिया है, पर्शियन सिविलाइजेशन से ईरान हुआ है। तो सऊदी जो है कि सुन्नी है और आज के दिन में करीब 15-20 साल से वो इजराइल और ईरान के अंदर जब से रिवॉल्यूशन हुआ उनके एक राइवलरी है, क्योंकि दोनों ही इस रीजन के ग्रेट पावर के लिए क्लेम करते हैं। तो ये एक है। दूसरी बात है कि उनकी इकोनॉमिक कंपल्सन जो दोनों देश जो एक सऊदी अरब के पास एक इकोनॉमिक कैपिटल है और ईरान के पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास आप कह सकते हैं जो एक रिसर्च पे जिसमें R&D में जैसे उसकी अच्छी प्रोग्रेस डेवलपमेंट है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों देश की एक रिश्ता बनने का इसी का पीछे ये कि इकोनॉमिक अर्थनैतिक फैक्टर है और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। तीसरी उसको जोड़ते हुए कह सकते हैं कि ये दोनों कंट्री अमेरिका से कहीं ना कहीं उनके क्लोज रिश्ता है। सऊदी अरेबिया का है शुरू से, क्योंकि उनकी जो रिलेशन था वेस्ट के साथ, पर्टिकुलर अमेरिका के साथ, कि उसके पास तेल है, आप तेल दो, उनको सिक्योरिटी दो, एक उस तरह का बटर काइंड ऑफ रिलेशन था, है ना। इजराइल तो वेस्ट की क्रिएशन है, इजराइल पे कुछ होगा तो कहीं ना कहीं अमेरिका वेस्टर्न कंट्री उसमें इंटरवीन करेंगे टू प्रोटेक्ट इजराइल। दो देशों के बीच सामान्य रिश्ते कैसे होते हैं? मान लीजिए कि दोनों ने दोस्ती कर ली, फिर क्या क्या बदल जाएगा, ये भी समझते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन मतलब होता है कि पहला स्टेप की उनकी कम से कम एक्सचेंज ऑफ विजिट हो, फॉर्मली इनके फॉरेन मिनिस्टर उनका फॉरेन मिनिस्टर मिले, इनके फॉरेन मिनिस्टर की उनकी फॉरेन सेक्रेटरी दूसरा देश में जाए वो भी आए, इसको कहता है फॉर्मल एक रिलेशनशिप बने। तीसरी कंट्री में नहीं, दोनों अपने रिश्ता चालू करने का इसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। फिर नॉर्मलाइजेशन में मतलब होता है कि दोनों का अंदर कोई बैरियर नहीं रहेगा, पॉलिटिकल रिलेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड, कॉमर्स सब कुछ बढ़ेगा, ये नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो है ये उनके अंदर, अच्छा उनके अंदर दोनों कंट्री का नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि अरब कंट्री ये भी किए हैं, इस तीसरी कंट्री के सिटीजन ने इजराइल गया हो उसको उस कंट्री के जाने के लिए वीजा नहीं मिलेगा, ये भी है, क्योंकि वो इजराइल को मान्यता नहीं दिए हैं फॉर्मली। इजराइल मानते कि इट हैज राइट टू एग्जिस्ट इन वेस्ट एशिया। फिर इजराइल को ये मानते हैं कि जिसने पैलेस्टाइन टेरिटरी को ऑक्युपाई किया है, पैलेस्टीन वहां से भगा दिया है, वो पैलेस्टीनियन का राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है। ये पहले इजराइल इसको माने तब जाके नॉर्मलाइजेशन होगा। अभी भी सऊदी अरेबिया ऑफिशियली ई स्टेटमेंट कहता है कि पहले पैलेस्टीनियन के अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो तब जाके नॉर्मलाइजेशन होगा। ये तो एक ऑफिशियल पोजीशन है। बैकडोर चैनल में क्या होता है वो आपको अगले साल तक दिखाएगा। सऊदी अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन डील में एक तीसरा पक्ष भी है, फिलिस्तीन का। एमबीएस ने साफ कहा, फिलिस्तीन के मुद्दे पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। लेकिन नेतन्याहू सरकार में मंत्री बेन ग्विर भी अडिग हैं। नेतन्याहू की लिकुद पार्टी के 11 सांसदों ने चिट्ठी लिखी कि हम 1 इंच जमीन नहीं लौटाएंगे। यही सवाल हमने फिर एक्सपर्ट से पूछा, क्या फिलिस्तीन की वजह से सऊदी अरब और इजराइल की बातचीत अटक सकती है
या सिर्फ ये बयानों के शेर हैं जो एक दूसरे की तरफ गुर्रा रहे हैं? इसके बाद होते कि पैलेस्टीनियन इशू जो उसको कोर इशू मानता है वेस्ट एशिया में, वो कहते हैं कि वेस्ट एशिया में शांति नहीं है, इसके कारण और कुछ नहीं है, ये कारण है कि वहां पैलेस्टीन के स्टेट नहीं बना है। तो इसीलिए उनकी फॉरेन पॉलिसी का मेजर ये है, फोकस है कि पैलेस्टीनियन के जो हक है वो पहले मिलना चाहिए, जब तक ना मिले नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो ये जो स्थिति है उसको आप कैसे दोनों पे रिलेशन रेस्टोर करोगे? तो मुझे लगता है जैसे कि दोनों साइड, जैसे पैलेस्टीनियन की जो एक होमलैंड की, जैसे वो चाह रहे कि उनके एक स्टेट बने, तो बने, लेकिन वो बने जैसे इजराइल चाहते हैं, नहीं कि जैसे पैलेस्टीनियन चाहते हैं। क्योंकि अभी भी आप देखोगे जब से ये एग्रीमेंट हुआ है, तो ऑस्लो एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद ये एक ट्रंकेटेड पैलेस्टीन बना है। एक तरीका उधर हमास के पास है, इधर जो है फतह के पास है। तो ये छोटी दोनों कंट्री के अंदर कोई बॉर्डर टेरिटरी कंटिन्यूटी नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसीलिए इजराइल चाहता है कि इस तरीके से पैलेस्टीन स्टेट बने जो एक वीक स्टेट होकर रहेगा, इजराइल पे कोई थ्रेट ना रहे। ये बात है ना, इजराइल काफी ज्यादा प्रेशर डालेगा सऊदी को, भाई हाँ आप कहते पैलेस्टीन स्टेट बनेगा, जरूर बन ही गया है, बनेगा, लेकिन पैलेस्टीन स्टेट बनेगा जिस तरीका पैलेस्टीन चाहते इस तरीका नहीं, जैसे इजराइल चाहता। आप समझ पा रही बात? तो ये भी एक एग्रीमेंट में दोनों पहुंचे जहां पे ये पैलेस्टीन की प्रॉब्लम सॉल्व होगा, एक पैलेस्टीन बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, क्या उसकी रूपरेखा कैसे होगा, शेप कैसे होगा, वो इजरायली तय करेंगे। उसको रखते हुए मुझे कहीं लगता है कि ये सऊदी जो है आगे धीरे धीरे उनकी नॉर्मलाइजेशन जो है रिलेशनशिप प्रोग्रेस करता रहे। ये एट ए टाइम नहीं होगा। इस तरह का कोई यू टर्न कम से कम सऊदी अरबिया अपने अरब कंट्री, अरब मुल्क में और मुस्लिम मुल्क में नहीं दिखाएगा कि भाई इसने 180 डिग्री टर्न ले लिया, नहीं दिखाएगा। वो धीरे धीरे करके अपने रिलेशन को सुधार करेगा इजराइल के साथ, ये कहते हुए कि पैलेस्टीनियन समस्या जो है समाधान होएगा, दोनों कंट्री उसके लिए एफर्ट्स करेंगे, लेकिन क्या उसका शेप कैसे बनेगा, उसका क्या कहते हैं, उसका नक्शा कैसे बनेगा, वो सऊदी अरेबिया तैयारी नहीं कर सकता, वो इजरायली खुद ही करेगा। जैसा हमने पहले भी बताया, इस डील में अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका में है, लेकिन उसके सामने भी कई चुनौतियां हैं। मसलन सऊदी अरब का मानवाधिकार उल्लंघन का रिकॉर्ड, सऊदी अरब की अपने सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद की मांग और बिना किसी प्रतिबंध के हथियारों की सौदेबाजी। अमेरिका में कई सांसद और मानवाधिकार संगठन इस डील का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाइडेन सरकार ने इन चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया। माना जा रहा है कि फिलिस्तीन को छोड़कर बाकी मांगों पर आसानी से सहमति बन जाएगी। दरअसल बाइडेन को अगले साल चुनावी मैदान में जाना है, उससे पहले वो विदेशी मोर्चे पर कुछ ठोस हासिल करना चाहते हैं जो वो अपने मतदाताओं को बता सकें। इस विषय को और समझने के लिए हमने जेएनयू में ही एसोसिएट प्रोफेसर मुदस्सिर कमर से पूछा, इस डील से अमेरिका क्या साबित करना चाहता है। देखिए, अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट में, जो जिसको हम वेस्ट एशिया रीजन कहते हैं या गल्फ रीजन कहते हैं, हमेशा से वहाँ मिलिटरीली प्रेजेंट रहा है, पॉलिटिकली प्रेजेंट रहा है, इकोनॉमिकली प्रेजेंट। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका का प्रेजेंस वहाँ रहा है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का इंटरेस्ट 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है इस रीजन में। एक तो एनर्जी की बात है, एनर्जी सिक्योरिटी की। हालांकि अमेरिका खुद अपने आप में एक एनर्जी सिक्योर कंट्री बन चुका है, क्योंकि उसके खुद की बहुत ऑयल प्रोडक्शन है, शेल गैस है, बाकी चीजें भी हैं, और ये इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं रहा। पहले ये इंपोर्ट डिपेंडेंट था, लेकिन जो अमेरिका के अलाइज हैं जैसे यूरोप में, या अमेरिका के और अलाइज हैं एशिया के में, जापान, साउथ कोरिया, या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, या अमेरिका के दोस्त कंट्री हैं जैसे इंडिया, और भी दुनिया की बाकी कंट्रीज हैं, वो अभी भी इस रीजन पे काफी हद तक डिपेंड करते हैं तेल खरीदने के लिए और अपने एनर्जी सिक्योरिटी। तो उसमें एक अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि दुनिया में जो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बनी रहनी चाहिए। तो वो एक चीज ये है। दूसरा इंटरेस्ट जो है वो ये कि इजराइल को मिडिल ईस्ट में एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री की तरह एक्सेप्ट कर लिया जाए, वो एक अमेरिका का हमेशा से इंटरेस्ट रहा है हिस्टोरिकली। तो वो भी एक रीजन है। डील में सबसे बड़ा फैक्टर ईरान का है। अगर सऊदी अरब और इजराइल औपचारिक तौर पर साथ आ गए तो ईरान का क्या होगा? क्या वो सऊदी अरब से रिश्ता तोड़ सकता है? दूसरी चीज जो है कि ईरान, सऊदी और इजराइल का जो एक
ट्रायंगल बन रहा है रीजन में, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है और इसमें सऊदी अरब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखें तो सऊदी अरब ईरान को एक सिक्योरिटी थ्रेट की तरह भी देखता है, क्योंकि सऊदी की अपनी जो मिलिट्री है, अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। और ईरान 1989 से, जब से ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ था, तब से लेकर कई बार ईरानियन लीडर्स ने ये कहा है कि वो अपना रिवॉल्यूशन जो है दूसरे देश में फैलाएंगे, स्पेशली इस्लामिक देश में। और सऊदी अरब की बात करें तो वहाँ भी बहुत सारे शिया पॉपुलेशन है, खास करके ईस्टर्न प्रोविंस में, जो कि एनर्जी रिच एरिया है। ज्यादातर सऊदी की जो एनर्जी रिजर्व्स हैं, गैस ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं, वो इसी रीजन में है। और अभी यमन की बात करें फॉर एग्जांपल, तो वहां पे जो एक मिलिट्री प्रॉब्लम चल रही है पिछले 4-5 साल, 7-8 साल से, 2015 से, जिसमें सऊदी कोएलिशन ने इंटरवीन करके वहां कोशिश किया कि हूती जो मूवमेंट है, हूतीज हैं, उनको हटा दिया जाए। उसमें ईरान ने हूतीज की मदद की, जिसकी वजह से एक कहें कि वहां एक मिलिट्री स्टेलमेंट हो गया। वहां पे जो यमनी गवर्नमेंट है वो रिस्टोर नहीं हो पाई। तो और इंटरनल भी अगर देखें, 2017, 18, 19 में कई ऐसे अटैक हुए जिसको हुतीज ने या इराकी मिलिशियास ने इंडोर्स किया कि भाई ये हमने अटैक किया है सऊदी अरब के अंदर ऑयल इंस्टॉलेशन पे, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे कि एयरपोर्ट हो या और भी जगहों पे। जिसमें कई बार ईरान का नाम आता है, हालांकि ईरान ने कभी डायरेक्टली कहा नहीं कि हाँ हमने किया, ना सऊदी ने डायरेक्टली कहा कि ईरान ने किया, बट उन्होंने कहा कि ईरान की के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनका वो साथ देता है, उन्होंने किया है ये अटैक, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईरान के ऊपर है। तो ये एक टसल टेंशन ईरान और सऊदी अरब में काफी दिन से चल रहा है। और इसका एक टाइम ऐसा भी आया था कि मिलिटरीली स्केलेट हो जाए, कहीं दोनों आपस में ज्यादा झगड़ा ना करें। अभी अब चाइना के मीडिएशन से डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर करने की बात हुई है, रिस्टोर हो भी चुके हैं। कुछ लीडर्स का आदान प्रदान भी हुआ है, विजिट्स भी हुए हैं, और ये प्रोसेस अभी चल रहा है। अब इसराइल की बात करते हैं, तो इसराइल और सऊदी में कोई अभी तक संबंध है नहीं डिप्लोमेटिक, लेकिन एक दूसरे से इनफॉर्मल रिलेशंस हैं। सिक्योरिटी के लेवल पे बातचीत होती है, कई बार ये बात आती है कि इसराइली मिलिट्री के लोग या फिर और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स या सिविल सोसाइटी के लोग सऊदी अरब गए थे, या सऊदी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियल या अनऑफिशियल तौर पे इसराइल में जाके मिले, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में आपस में मिलके बात होती रहती है उन लोगों में। तो इसराइल एक मिलिटरी, हालांकि छोटा देश है, लेकिन मिलिटरी में काफी स्ट्रॉन्ग देश। तो सऊदी अरब के लिए इसराइल एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि अगर ईरान कंटिन्यूअसली मिलिट्री थ्रेट प्रूव करता रहे सऊदी अरब को, तो इसराइल सऊदी अरब की मदद कर सकता है। ये एक बात है। अब ईरान और इसराइल की बात देखें तो उनमें प्रॉक्सी वॉर चल रही है, और ईरान और इसराइल में किसी भी तरह के कोई संबंध अभी नहीं है, और उसमें बहुत सारे इशू हैं, मेनली बिकॉज ऑफ इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट जो है, क्योंकि ईरान सपोर्ट करता है कि पैलेस्टाइन को एक स्टेट बन जाए। तो ये जो ट्रायंगल है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रायंगल है। इसमें आगे क्या होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि इजराइल और सऊदी अरबिया के जो अभी यूएस की मध्यस्थता से बात चल रही है, उसमें क्या होता है, अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या होता है, इजराइल में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या होता है, ईरान की फॉरेन पॉलिसी कैसी रहती है, सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी कैसी रहती है। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह जिनके बेसिस पे आगे जो भी होगा वो कहा जा सकता है। अगर सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते ठीक हुए तो मिडिल ईस्ट और बाकी दुनिया की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा, ये भी जानते हैं। तो ईरान के साथ साथ जो कंट्री सऊदी अरबिया को साथ नहीं जाना चाहते, मुझे ये मेरा विश्वास है कि ये ईरान के साथ आएंगे। जो सेक्टेरियन डिवीजन है मिडिल ईस्ट में, शिया सुन्नी का, वो ज्यादा फिर सख्त हो जाएगा।
ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उस पर कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, सीरिया पे हुआ, यमन में हुआ, तो लेबनान में हुआ। इसका इस तरीके से कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट एक सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट के रूप में दिखाई देगा वेस्ट एशिया में। और दूसरी बात है कि क्योंकि ईरान कोशिश करेगा कि दोनों बड़ा पावर जो मिल जाएंगे, ये ईरान को लगेगा कि ज़्यादा पावरफुल हो गए देन ईरान के। ईरान अपने को मानता है कि ये वेस्ट एशिया की दी रीजनल पावर है, उसके पास उस तरह का सब कुछ है, उसका पॉपुलेशन, उसका टेक्नोलॉजी, उसका लोकेशन, जियोपॉलिटिकल लोकेशन, किसी हिस्टोरिकल रोल, सारे देखोगे ईरान कहते हैं कि एक नेचुरल पावर है, समझ रहे? तो उसकी जो क्लेम है, उसकी जो स्टेटस है, मान्यता है, उसको तुरंत एक चैलेंज होगा कि दोनों कंट्री मिल जाते हैं, क्योंकि ये पावर इम्बैलेंस क्रिएट करेगा रीजन में। हाँ, ये जरूर इंडिया को बेनिफिट होएगा, क्योंकि जैसे हमारा सरकार ने अभी शुरू किया है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, वो कहीं ना कहीं जहाँ के इजराइल की तरफ जाके हाइफा की तरफ यूरोप में जाना वाला जो ट्रैक है, वो हमको फायदा देगा, अपना ट्रेड और अदर रिलेशन बनेगा अच्छे से। और जब ये होगा, चाइना के रिएक्शन रहेगा, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि सऊदी अरेबिया, इजराइल दोनों मिलके जो अमेरिका के क्लोज एलाय है वो वेस्ट एशिया को कंट्रोल करे, क्योंकि चाइना अभी डेट में 3 साल 4 साल देखोगे कोशिश कर रहा है कि वेस्ट एशिया के अंदर कैसे पेनिट्रेट करे, तो डायरेक्ट इफेक्ट होगा चाइना के इंटरेस्ट। सिमिलरली रशिया का भी इंटरेस्ट होगा, रशिया अभी भी उसका प्रेजेंस है कहाँ पे, सीरिया पे, और सीरिया सबसे क्लोजेस्ट एलाय है ईरान का, तो ये दोनों कंट्री का फिर उनका दूसरा तरीका रिएक्शन रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फ्लिक्ट है एस्केलेट हो सकता है दोनों के अंदर, एक पॉसिबिलिटी है, उसको अब रूल आउट नहीं कर सकते। अब आखिरी में इंडिया फैक्टर समझते हैं। भारत के सऊदी अरब और इजराइल दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। हाल ही में इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा हुई, इसमें इजराइल और सऊदी अरब दोनों हैं। नॉर्मलाइजेशन डील से भारत को क्या फायदा होगा, सुनिए। देखिए, भारत की बात करें तो जैसा आपने कहा कि दोनों देश, इजराइल और सऊदी अरेबिया से भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, ईरान से भी भारत के अच्छे संबंध, और भी कंट्रीज जो रीजन में हैं, जैसे इजिप्ट है, जॉर्डन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, वो भी, उनसे भी अच्छे संबंध हैं। अगर सऊदी अरब और इजराइल में रिश्ते बनते हैं, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन हो जाते हैं या नहीं होते हैं, उसके बेसिस पे भारत के इन दोनों से कोई रिलेशन में चेंज बहुत ज्यादा नहीं है। जहां तक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो ये एक तरह से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। इसमें भारत के लिए, भारत से जो यूरोप का ट्रेड होता है उसका कॉस्ट और टाइम दोनों कम हो जाए, क्योंकि अभी हम रेड सी और बाबल मंदब रेड सी और सुएज कैनाल के थ्रू सारा ट्रेड होता है, उसको कट करके ये डायरेक्टली आप ट्रेन से अरबियन पेनिनसुला को क्रॉस करते हुए सऊदी अरेबिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल, जॉर्डन और फिर ग्रीस होके सीधे यूरोप चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से इजराइल और सऊदी अरेबिया में जो भी रिलेशन रहे या ना हो, मतलब उनके आपस के रिलेशन खराब नहीं रहने चाहिए, वेदर फॉर्मली इनफॉर्मली रिलेशन बने या ना बने, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर शुरू हो जाती है तो वो एक बहुत ही फायदेमंद बात होती है इंडिया के लिए और पूरे रीजन के लिए भी और यूरोप के लिए भी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। हम भारत कनाडा विवाद के अपडेट्स जानते हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका ने भारत का समर्थन किया। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, ट्रूडो की बिना सबूत के आरोप लगाने की आदत रही है। इन दिनों नई दिल्ली में इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, IPACC। इसमें 30 देशों के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स हिस्सा ले रहे हैं। कनाडा का प्रतिनिधित्व आर्मी के डिप्टी चीफ मेजर जनरल पीटर स्कॉट कर रहे हैं। हालिया विवाद पर उनका रिएक्शन भी आया, बोले मामला पॉलिटिकल है, सैन्य सहयोग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तीसरा अपडेट, 25 सितंबर को कनाडा में इंडियन मिशन के दफ्तरों के बाहर प्रोटेस्ट की खबरें आई। इस दौरान भारत के झंडे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को निशाना बनाया गया। इसके अलावा खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर का CCTV फुटेज भी लीक हुआ और 26 सितंबर को भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें इस विषय का जिक्र भी आ सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि वो कनाडा के मसले पर भारत का रुख पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। अगर आप इन मसलों को और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आज का ललन टॉप शो देखना ना भूलें। आज की दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।